यंत्रपुर एक ऐसा शहर था जहां आसमान हमेशा धुएं से ढका रहता था और सूरज की रोशनी कभी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। यहाँ के लोग मशीनों की तरह काम करते थे और उनके चेहरों पर न तो मुस्कुराहट थी और न ही आंखों में कोई चमक। इस शहर का क्रूर शासक लॉर्ड कालजयी था, जिसने कानून बनाया था कि कोई भी इंसान सपना नहीं देखेगा। कालजयी का मानना था कि सपने इंसान को कमजोर और विद्रोही बनाते हैं, इसलिए उसने शहर में ग्रीन डिटेक्टर मशीनें लगवा रखी थी। जो भी व्यक्ति सपने देखता पाया जाता, उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता था और उसकी यादें मिटा दी जाती थीं। इसी शहर की एक विशाल घड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में मीरा नाम की एक अनाथ लड़की मजदूरी करती थी। उसका पूरा दिन लोहे के पुर्जों को साफ करने और भारी मशीनों को चलाने में बीत जाता था, जिससे उसके हाथ हमेशा काले रहते थे। मीरा को अपने बचपन की कोई बात याद नहीं थी, सिवाय एक सुरीली लोरी के जो उसके कानों में कभी-कभी गूंजती थी। वह अक्सर रात को खिड़की के पास बैठकर काली रातों को निहारती और सोचती कि क्या दुनिया हमेशा से ऐसी ही उदास थी। उसके दिल में एक अजीब सी तड़प थी कि काश वह एक बार अपने माता-पिता का चेहरा देख पाती। फैक्ट्री के एक अंधेरे कोने में मीरा की मुलाकात बूढ़े कासिम से हुई, जो सालों से वहां काम कर रहा था और काफी बीमार था। कासिम ने इधर-उधर देखते हुए धीरे से मीरा को बताया कि शहर के बाहर एक जादुई मेला लगा है, जहां एक सौदागर आया है। उसने कहा कि वह सौदागर साधारण चीजें नहीं, बल्कि इंसानों के खोए हुए सपने और पुरानी यादें बेचता है। कासिम की आंखों में एक डर था, लेकिन उसने मीरा को प्रोत्साहित किया कि वह अपनी पहचान ढूंढने के लिए वहां जरूर जाए। मीरा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने सपनों के बारे में केवल कहानियों में ही सुना था। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, मीरा चुपके से फैक्ट्री की दीवार फांदकर शहर की सीमा से बाहर निकल गई। धूल भरी उबड़-खाबड़ राहों पर चलते हुए उसे दूर एक चमकता हुआ रंगीन तंबू दिखाई दिया, जो जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहा था। जैसे जैसे वह पास पहुंची, उसे हवा में चमेली और पुरानी किताबों जैसी एक अनोखी सुगंध महसूस होने लगी, जो यंत्रपुर में कभी नहीं थी। तंबू के बाहर रंग-बिरंगे झंडे लहरा रहे थे और वहां का वातावरण किसी दूसरी दुनिया जैसा जादुई और शांत लग रहा था। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर उस रहस्यमयी तंबू के अंदर कदम रखा। तंबू के अंदर कदम रखते ही मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां हजारों कांच की शीशियां अलमारियों में सजी थीं। कमरे के बीच में एक लंबा आदमी बैठा था, जिसकी पोशाक रात के तारों की तरह चमक रही थी और उसकी आंखें नीली थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है मीरा, मैं सोमन्स हूँ और मैं तुम्हारी बरसों पुरानी इच्छा को जानता हूँ। मीरा दंग रह गई कि यह अजनबी उसका नाम कैसे जानता है और उसे यहाँ आने का उद्देश्य कैसे पता है। सोमन्स ने बताया कि वह चंद्रलोक का एक राजकुमार है, जो अब इंसानों की मदद के लिए यहाँ भटक रहा है। सोमन्स ने मीरा को अपने संग्रह की कुछ अद्भुत शीशियां दिखाईं, जिनमें अलग-अलग रंगों की जादुई धुंध भरी हुई थी। उसने बताया कि नीली शीशी में गहरे सुकून का सपना है और सुनहरी शीशी में वीरता और जीत की यादें कैद हैं। एक पारदर्शी शीशी में बचपन की शरारतों का शोर सुनाई दे रहा था और एक हरी शीशी में पहली बारिश की खुशबू भरी थी। मीरा ने इतनी सुंदर और जीवित चीजें अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थीं, क्योंकि यंत्रपुर में हर चीज बेजान थी। वह मंत्रमुग्ध होकर उन शीशियों को देख रही थी और अपनी सारी थकान और डर को पूरी तरह भूल चुकी थी। मीरा ने धीरे से अपनी इच्छा जाहिर की कि वह अपने माता-पिता को एक बार देखना चाहती है और उनसे बात करना चाहती है। सोमन्स का चेहरा गंभीर हो गया और उसने एक बैंगनी रंग की पुरानी शीशी निकाली, जिस पर विस्मृत यादें लिखा था। उसने कहा कि यह सपना बहुत महंगा है और इसकी कीमत के रूप में मीरा को अपनी सबसे खुशी की याद हमेशा के लिए देनी होगी। मीरा के पास खुशियों के नाम पर केवल वह खिलौना था जो उसे बचपन में मिला था। उसने बिना सोचे उसे सौंप दिया। सौदा पक्का हुआ और सोमन्स ने वह शीशी खोलकर मीरा के चेहरे के सामने उसकी जादुई धुंध फैला दी। शीशी की धुंध सूंघते ही मीरा को लगा जैसे वह तेजी से किसी गहरे कुएं में गिर रही है।
और उसके चारों ओर रंग नाच रहे हैं। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक ऐसी जगह थी जहां समय रुक गया था और बादल जमीन पर तैर रहे थे। यह मीरा का अपना अचेतन मन था, जहां उसकी सारी दबी हुई यादें और डर परछाइयों की तरह घूम रहे थे। उसे सामने एक रास्ता दिखाई दिया जो चमकते हुए पत्थरों से बना था और वह रास्ता उसे किसी अनजान दिशा में ले जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि यहाँ की हर चीज उसकी सोच से बदल रही थी, जैसे कि यह उसका अपना ही संसार हो। रास्ते में उसे एक विशाल मरुस्थल मिला जहाँ की रेत सुनहरी नहीं बल्कि सफेद रंग की थी और हवा में सन्नाटा था। वहाँ एक बूढ़ा ऊंट मिला जिसकी आंखें बुद्धिमान थीं। उसने मीरा को चेतावनी दी कि यहाँ की रेत यादों को धीरे धीरे मिटा देती है। मीरा को उस मरुस्थल को बिना रुके पार करना था, क्योंकि अगर वह वहां रुक जाती तो वह अपना नाम भी भूल सकती थी। उसने अपने माता पिता के प्यार को मन में याद रखा और अपनी धड़कन की आवाज पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ती रही। रेत के तूफान उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मीरा का संकल्प उन बाधाओं से कहीं अधिक मजबूत और अडिग था। मरुस्थल पार करने के बाद वह एक ऐसी झील के किनारे पहुंची जिसका पानी गहरे काले रंग का था और बहुत ही ठंडा था। झील की रक्षक अश्रुमुखी नाम की एक जलपरी थी, जिसने बताया कि यह झील दुनिया के उन आंसुओं से बनी है जिन्हें कभी बहाया नहीं गया। मीरा को उस झील के अंदर उतरना था ताकि वह अपने दिल की गहराइयों में छिपे उस सच को देख सके जिसे उसने सालों से छुपाया था। जैसे ही वह पानी में उतरी, उसे अपने बचपन की वो रात याद आ गई जब लॉर्ड कालजयी की सेना ने उसके माता पिता को उठा लिया था। उसे एहसास हुआ कि रोना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इंसान के मन को साफ करने का एक पवित्र रास्ता है। झील से बाहर निकलते ही मीरा एक बेहद खूबसूरत बगीचे में पहुंची जहां पेड़ सोने के थे और उन पर चांदी के फल लगे थे। वहां उसे दो परछाइयां दिखाई दी जो एक मेज पर बैठी थीं और धीरे धीरे एक दूसरे से पुरानी यादों के बारे में बात कर रही थीं। जब मीरा उनके पास पहुंची तो उसका गला भर आया, क्योंकि वे कोई और नहीं बल्कि उसके वही माता पिता थे जिन्हें वह ढूंढ रही थी। वे उस सपने में बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसा मीरा ने हमेशा कल्पना की थी, शांत, सौम्य और प्यार से भरे हुए। मीरा दौड़कर उनके गले लग गई और उसे महसूस हुआ कि सालों बाद उसकी रूह को वह सुकून मिला है जिसकी वह तलाश कर रही थी। बातचीत के दौरान मीरा के पिता ने बताया कि वे केवल सपने में ही यहाँ आजाद हैं। हकीकत में वे कालजयी की गुप्त जेल में कैद हैं। उन्होंने खुलासा किया कि कालजयी लोगों के सपनों को चुराकर एक मशीन चलाता है जिससे उसे असीमित शक्ति और लंबी उम्र मिलती है। कालजयी ने पूरे शहर की यादें इसलिए मिटाई थीं ताकि कोई उसके खिलाफ आवाज न उठा सके और वह हमेशा राज कर सके। उन्होंने मीरा को एक गुप्त कोड बताया जो उस मशीन को रोक सकता था और पूरे शहर को इस मानसिक गुलामी से आजाद करा सकता था। सपना टूटने ही वाला था कि उसकी मां ने उसे चूमकर कहा, जाओ बेटी, अब समय आ गया है जागने का। मीरा की आंखें खुली और उसने खुद को सोमन्स के तंबू में पाया, जहां मोमबत्तियां अब बुझने के करीब थीं और सवेरा होने वाला था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर की जगह एक नई आग थी और उसका दिमाग पूरी तरह साफ था। सोमन्स ने उसे एक छोटी डिबिया दी और कहा कि इसमें उम्मीद की लौ है जो उसे अंधेरे में रास्ता दिखाएगी और हिम्मत देगी। मीरा ने सोमन्स को धन्यवाद दिया और चुपके से वापस शहर की ओर चल पड़ी ताकि वह कालजयी के महल तक पहुंच सके। उसे पता था कि रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन अब उसे अपने माता पिता और पूरे शहर को इस अंधेरे से बचाना था। तभी अचानक यंत्रपुर की सायरन बजने लगे और आकाश में लाल रोशनी फैल गई, जिसका मतलब था कि किसी ने कानून तोड़ा है। कालजयी के सैनिकों ने मेले पर हमला कर दिया और सोमन्स के जादुई तंबू को आग लगा दी ताकि उसकी शक्तियों का अंत हो सके। मीरा ने दूर से देखा कि सोमन्स को सैनिकों ने पकड़ लिया है और उसे लोहे की जंजीरों में जकड़कर महल की ओर ले जा रहे हैं। वह समझ गई कि कालजयी को सब पता चल गया है और अब उसके पास समय बहुत कम है। उसे तुरंत कुछ बड़ा करना होगा।
वह भागकर अपनी फैक्ट्री में गई और वहां के मजदूरों को इकट्ठा किया जो आधी नींद में मशीनों पर काम कर रहे थे। मीरा ने मजदूरों को वह सब बताया जो उसने सपने में देखा था और उन्हें याद दिलाया कि उनके पास भी अपनी एक पहचान और नाम है। पहले तो सब डरे हुए थे, लेकिन जब मीरा ने वह उम्मीद की लौ जलाई तो सबकी आंखों में एक चमक सी आ गई और वे तैयार हो गए। वे सब मजदूर जो अब तक मशीन बने हुए थे, अचानक एक सेना में बदल गए और उनके पास हथियारों के नाम पर सिर्फ औजार थे। मीरा ने उन्हें महल के गुप्त रास्तों के बारे में बताया जो उसके पिता ने सपने में समझाए थे और वे सब महल की ओर कूच कर गए। यह यंत्रपुर के इतिहास का पहला विद्रोह था जिसे एक मामूली लड़की ने शुरू किया था और जिसमें पूरा शहर जुड़ गया था। महल के दरवाजों पर सैनिकों और मजदूरों के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो गया, जहां एक तरफ तलवारें थीं और दूसरी तरफ सिर्फ साहस। मीरा अपनी छोटी डिबिया की मदद से अंधेरे रास्तों को पार करती हुई उस गुप्त तहखाने तक पहुंच गई जहां सपनों की मशीन लगी थी। वहां उसने देखा कि हजारों पाइपों के जरिए लोगों की भावनाओं को एक विशाल बिजली के गोले में बदला जा रहा था, जो कालजयी को शक्ति दे रहा था। कालजयी वहां पहले से खड़ा था और उसने मीरा को रोकने के लिए अपनी जादुई ढाल का इस्तेमाल किया, जिससे मीरा पीछे गिर पड़ी। उसने मीरा का मजाक उड़ाया कि एक छोटी सी लड़की उसका साम्राज्य कैसे हिला सकती है, लेकिन मीरा हार मानने वाली नहीं थी। मीरा ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और वह कोड चिल्लाकर बोला जो उसके पिता ने सपने में दिया था, सपना ही सच है। जैसे ही उसने वह बैंगनी शीशी मशीन के केंद्र में पटकी, एक जोरदार विस्फोट हुआ और चारों ओर रंगों की लहरें फैल गईं। मशीन से निकल रहे काले धुएं की जगह अब सुनहरी रोशनी ने ले ली और महल की दीवारें किसी पुराने कागज की तरह फटने लगी। यंत्रपुर की सारी मशीनें एक साथ रुक गईं और शहर की ड्रीम डिटेक्टर लाइटें हमेशा के लिए बुझ गईं, जिससे सन्नाटा छा गया। कालजयी की शक्ति तुरंत खत्म हो गई और वह एक कमजोर बूढ़े आदमी में बदल गया जो जमीन पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। पूरे शहर में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई और आसमान से असली बारिश होने लगी जो लोगों के दिलों से धूल साफ कर रही थी। जैसे जैसे बारिश की बूंदें लोगों पर गिरती, उन्हें अपने खोए हुए परिवार, अपने बचपन के खेल और अपनी पहली खुशी याद आने लगी। लोग सड़कों पर निकल आए और एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे, क्योंकि अब वे मशीनों के गुलाम नहीं बल्कि स्वतंत्र इंसान थे। मीरा ने देखा कि जेल के दरवाजे खुल गए हैं और उसके माता पिता और सोमन सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पूरा शहर अब एक नया जन्म ले चुका था। सवेरा हुआ और पहली बार यंत्रपुर में सूरज की असली सुनहरी किरणें खिड़की से मीरा के चेहरे पर पड़ी, जो अब बहुत सुकून में थी। सोमन्स मीरा के पास आया और बोला कि उसका काम पूरा हो गया है और अब उसे वापस चंद्रलोक के अपने घर लौटना होगा। उसने मीरा को एक आखिरी उपहार दिया, एक छोटा सा कांच का गोला जिसमें मीरा के बचपन की सारी यादें सुरक्षित थीं ताकि वह उन्हें कभी न भूले। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुश थी कि सोमन्स की वजह से ही आज यह शहर आजाद हुआ है और उसे उसका परिवार मिला है। सोमन्स धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया और आकाश में एक चमकते हुए तारे की तरह दूर चला गया, जिसे सबने विदाई दी। अब यंत्रपुर का नाम बदलकर स्वप्नपुरी रख दिया गया, जहां अब लोहे की मशीनों की जगह फूलों की क्यारियां और ऊंचे हरे पेड़ मुस्कुराते थे। मीरा के माता पिता अब शहर के मार्गदर्शक थे और मीरा उस स्कूल की प्रधान थी जहां बच्चों को बड़े और सुनहरे सपने देखना सिखाया जाता था। शहर में अब कभी सायरन नहीं बजते थे, बल्कि हर शाम संगीत की धुनें गूंजती थीं और लोग चैन की नींद सोकर सुंदर सपने देखते थे। मीरा हर रात अपनी खिड़की से उस चमकते तारे को देखती और मुस्कुराती, क्योंकि वह जानती थी कि सोमन्स वहां से उसे देख रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा सपना और साहस उसे हमेशा के लिए मिटा सकता है।
अगर यह कहानी शुरू से लास्ट तक देख लिए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उसी बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।